Hello everyone, today again I am before you with a new topic। तो इससे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए जो कि इंग्लिश का बेस हैं, वो समझने बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो आप उसको वीडियो को फिर से देखें तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। अब आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है टेंस। अब टेंस जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। तो अगर आपको एक बार टेंस समझ आ गए तो आप बड़े आसानी से, अगर आपको लेसन की स्टोरी पता होगी तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स फ्रेम कर पाओगे। इसलिए टेंसेस को आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं और काल का क्या मतलब होता है? समय। टेंस है कि कोई भी एक्शन जब हो रहा है, कोई भी काम जब हो रहा है तो उसके काम के करने का समय क्या है, वो होता है टेंस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे इंग्लिश में? टेंस इज द टाइम ऑफ अ वर्ब्स एक्शन। वर्ब के एक्शन का टाइम है वो टेंस है। तो टेंस जो मेनली है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, देन पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स वो समय जो चल रहा है। उसके बाद पास्ट, भूतकाल, वो समय जो बीत चुका है। उसके बाद है फ्यूचर, भविष्य काल, वो समय जो अभी आने वाला है। तो ये ईच टेंस हैज फर्दर 4 टाइप्स। तो ये जो 3 टेंसेस हैं इनकी आगे 4 टाइप्स हैं। तो ये टोटल बन जाएंगे हमारे पास 12 टेंसेस। अब आपने कोई सेंटेंस जो है जिसमें कोई वर्ब है, कोई एक्शन हो रहा है, उसको फॉर्म कैसे करना है। अब पहले जो मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाई थी उसमें मेन वर्ब नहीं आया था, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब ही नहीं है। तो वर्ब के वो जो एक्शन का टाइम कैसे होगा, तो उसमें क्या था, वर्ब नहीं था। तो उसका हमने फार्मूला जो था वो क्या था, सब्जेक्ट आप लिखते थे, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। लेकिन अब हमारा क्या है कि एक्शन भी हो रहा है, वर्ब भी आ रहा है। तो अब इसका जो फार्मूला रहेगा, रूल रहेगा, सब्जेक्ट होगा, देन हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि अब 4 चीज़ें हो गई हैं। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वर्ब है उसकी आगे कैटेगरीज हैं हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। मेन वर्ब में खाना पीना, सोना उठना, बैठना, हंसना, गाना, रोना, आना जाना, बजाना, ये सब क्रियाएं हैं। तो ये मेन वर्ब रहेगा। तो ये आपने माइंड में रखना है कि अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो आप सिंपल फॉर्मूला फॉलो करोगे, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अगर कोई काम हो रहा है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर से मेन वर्ब रहेगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अब मैं आपको 1 बाय 1 टेंसेस के बारे में बताऊंगी। तो जो 3 टाइप्स के टेंसेस हम एक दिन में करेंगे, 3 करके हमने अपने 12 टेंसेस को कवर करना है। तो अब हम उन टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो भी टेंसेस करने हैं, सबसे पहले हम अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में देखेंगे कि जो हिंदी जैसे हमारी लैंग्वेज है, तो हम देखेंगे कि हिंदी में सेंटेंस के एंड में क्या आता है कि आपको पता चलेगा कि वो कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हम 3 टेंस करेंगे। मैंने आज लिए हैं सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट मीन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स है कि जो वर्तमान है लेकिन वो अनिश्चित है। अनिश्चित हम क्यों कहते हैं? अनिश्चित इसलिए कहते हैं कि कोई काम जो होता है हमें नहीं पता वो पूरा हुआ भी है या नहीं, उसके बारे में अनिश्चितता है, वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए उसको इनडेफिनिट बोला जाता है। ऐसे पास्ट में कोई काम हुआ तो है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अनिश्चित है कि वो हुआ या नहीं हुआ। सेम ऐसे फ्यूचर में रहेगा, फ्यूचर में कोई काम होगा लेकिन पक्का नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम उनको साथ में इनडेफिनिट बोलते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के इनडेफिनिट। अब हम वर्नाकुलर लैंग्वेज में उसकी पहचान करेंगे कि उसको कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में क्या रहेगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है,
ते हैं आदि आता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, रोहित बाजार में घूमता है, अध्यापक रोज नया पाठ पढ़ाता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हैं जिनके एंड में ता है, ती है या ते हैं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद पास्ट, पास्ट मीन्स जो काम हो गया। तो इसमें क्या है, वाक्य के अंत में आ ई ए से भाव है कि हम इनकी आवाज़ लेंगे आ ई ए की। जैसे मैंने खाना खाया, रमन ने दूध पिया, हम बाजार गए। इस टाइप से गए, आए, खाया, आ ई ए ऐसी आवाज़ आए तो इसका मतलब ये काम हुआ है, लेकिन इनडेफिनिट है, हमें निश्चित नहीं है कि वो हुआ है या नहीं, तो इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान रहेगी कि फ्यूचर में अभी ये काम हुआ नहीं है, होगा। तो उसमें एंड में, वाक्य के अंत में क्या रहेगा, गा, गी या गे। जैसे संध्या गाना गाएगी, मेरा भाई स्कूल जाएगा, हम विश्राम करेंगे। मतलब कोई भी काम है वो आप करोगे, अभी हुआ नहीं है, तो फ्यूचर में होने वाला है, तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहेंगे। अब वही बात आ गई कि उसमें आप रूल क्या लगाओगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और एंड में ऑब्जेक्ट, वो तो रहेगा ही रहेगा, हर टेंस में रहेगा। अब जो मेन बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जैसे मैंने आपको अभी रूल बताया कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जो पहले दो टेंसेस हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। फिर से ध्यान दो कि इन दोनों टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना है, सीधा ही सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद सीधा ही मेन वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं बिना सोचे समझे, तो वो जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। तो इन दोनों को ध्यान से समझना है, क्योंकि बाकी सबका सेम फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इन दोनों टेंसेस में खास ध्यान रखना है कि पहले और दूसरे टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। नाउ द क्वेश्चन इज कि पहला और दूसरा टेंस जो है वो आपने यूज़ कहाँ पे करने हैं। तो जो पहला टेंस है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको वहाँ पे यूज़ करना है जो आपकी आदत है या जो काम आप रोज़ करते हो। तो वो जो है आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहोगे कि मैं सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, खाना खाता हूँ, रोज़ ही आप ये काम करते हो। तो या जो आपकी आदत है या जो चीज़ आपको पसंद, जैसे मैं कहूँ मैं चाय पसंद करती हूँ, वो कॉफ़ी पसंद करता है, तो इस टाइप से जो सेंटेंस हैं वो आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे। अब आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन से सेंटेंसेस आप लिखोगे। तो जो बात आपने लास्ट करनी है, वो लास्ट डे की हो, लास्ट वीक की हो, लास्ट मंथ की हो, तो वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करोगे। या जब भी आपने कल की बात करनी है, कल मतलब बीता हुआ कल, येस्टरडे की बात करनी है, तो वो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में करोगे। तो पहले इन दोनों को ही मैं पैरेलल समझा रही हूँ, क्योंकि ये तीसरा जो टेंस है इसको समझना इजी है, इन दोनों को मैं पैरेलल समझा रही हूँ। तो इसमें आप कल की बात करोगे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ किसी की बात करोगे, या जब भी आपके सेंटेंस में अगो आएगा कि लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबे समय पहले जो भी बात हुई, तो आप उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में करोगे। अब है कि रूल क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो आई, यू एंड प्लूरल के साथ लगती है, और अगर सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी लगाना है, यानी कि एस लगाओगे या ई एस लगाओगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, और साथ में
ऑब्जेक्ट लगाओगे। फिर से मैं वही बता रही हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो हर टेंस में फर्स्ट और लास्ट में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हमें बीच में सोचना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएं, कौन सा वर्ब लगाएं, फर्स्ट वर्ब की फॉर्म यानी कि फर्स्ट लगाएं, सेकंड लगाएं या थर्ड लगाएं। और फिर से याद रखो कि पहले दो टेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो अब जैसे मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ, शी कॉम्स हर हेयर, वो अपने बालों को कंघी करती है। और अगर मैंने लिखना है कि मैं अपने बालों को कंघी करती हूँ, तो यहाँ पे कॉम मीन्स कंघी करना, तो यहाँ पे कॉम के साथ मैंने एस लगाया है। अगर आई होगा तो मैं लिखूंगी आई कॉम माई हेयर, मैं अपने बालों को कंघी करती हूँ। तो उसमें क्या है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाना है। एक बात फिर बता दूं, अब जैसे कॉम वर्ड है, कॉम क्या है, अगर मैं कहती हूँ कि कॉम का मतलब कंघी है, कॉम का मतलब कंघी भी होता है। अगर कंघी कॉम का मतलब बोलते हैं तो वो एक नाउन है, पर हम यहाँ पे वर्ब की बात कर रहे हैं, क्रिया जिसमें कोई काम हो रहा है। तो कॉम इज बालों को कंघी करना इज ऑल्सो कॉम। तो यहाँ पे आई कॉम माई हेयर। उसके बाद यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट कि उसने अपने बालों को कंघी करी, तो इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो ये बन गया शी कॉम्ड हर हेयर, उसने अपने बालों को कंघी करी। उसके बाद अब मैं जाती हूँ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट में, जो काम अभी होगा। तो इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट, और जो गा गे की इंग्लिश है वो या विल है या शेल है। तो शेल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है और बाकी सब के साथ विल ही लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विल और शेल जो हैं वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी हैं। तो जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आप पढ़ोगे, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, वुड, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये वह अपने बालों को कंघी करेगी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शी विल कॉम हर हेयर, वो अपने बालों को कंघी करेगी। आई होप कि ये तीनों आपको समझ आ गए कि यहाँ पे करती है, यहाँ पे उसने बालों को कंघी करी और यहाँ पे करेगी। तो ये हैं इनके अफर्मेटिव हाँ वाले सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे कि उनके ना वाले सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तो अब मैं सिखाती हूँ कि आप इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाओगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको क्या बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अब हमारे पास मैंने ये दोनों टेंसेस जो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसमें तो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब लगवाया ही नहीं। मैंने आपको कहा है कि इन दो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो नोट जो है उसको हम हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं लगा सकते हैं। तो इट मीन्स कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों टेंसेस में अपने पास से हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो अब हम इसका रूल देखेंगे कि इसमें अगर आपके पास सब्जेक्ट आई है, यू है या प्लूरल है, तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो है ही फर्स्ट और एंड में, तो आप उसके साथ नोट लगाने से पहले डू लगाओगे। सो इट विल बी सब्जेक्ट प्लस डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नोट लिखोगे, डज अपने पास से लगाओगे, उसके साथ नोट लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखोगे। और इतना याद रखना कि सिंगुलर जब हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हम हाँ वाले वाक्यों में एस या एस लगा रहे थे वो अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डज जो है ये इसके साथ डू के साथ ई एस तो पहले से लग ही गया, डू के साथ ई एस लग गई तो ये डज बना है। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा भाई झूठ नहीं बोलता, तो मेरा भाई माय ब्रदर नहीं बोलता तो डज नॉट, क्योंकि मेरा ब्रदर जो है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर में आपको मैंने क्या कहा है, डज नॉट। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल, स्पीक नहीं लिखना आपने, झूठ बोलने की इंग्लिश है टेल अ लाई। मेरा जो भाई, लाई मीन्स झूठ,
तो मेरा भाई झूठ नहीं बोलता, माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट में क्या रूल रहेगा, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने अपने पास से डिड लगाया, डिड के साथ हम नोट लगाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। यहाँ पे सब बच्चे ध्यान देंगे कि मैंने आपको कहा पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जितने भी आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे जहाँ पे डिड आ गया तो वहाँ पे V2 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, वहाँ पे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, वहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे उसने सच नहीं बोला, शी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। सच बोलने की इंग्लिश स्पीक है, ट्रुथ है सच, तो यहाँ पे लिखेंगे शी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। आई होप ये आपको समझ आ गया है। और यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में वो इजी है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पहले से ही हेल्पिंग वर्ब पड़ा होगा तो उसी के साथ हम नोट लगा देंगे। जैसे तो यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल नोट या शेल नोट। शेल नोट आएगा आई और वी के साथ और विल बाकी सब जितने भी आपके पास सब्जेक्ट होंगे। जैसे मेरी माँ खाना बनाएगी, अभी बनाया नहीं है, बनाएगी यानी कि ये काम फ्यूचर में होगा। तो माय मदर विल कुक फूड। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। और इतना बस याद रखना कि इन दोनों के हाँ वाले वाक्यों में आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। तो अब आप ये सोचोगे कि इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, क्या वाले वाक्य कैसे बनाने हैं, तो अब मैं बताऊंगी कि आपने इनके क्या वाले वाक्य कैसे बनाने हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है जब वो बिगनिंग में हो जाता है, शुरू में लग जाता है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब जो हमने अपने पास से लगाया था, तो डू या डज जो होगा दैट विल बी इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। शुरू में आप डू या डज लगा दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वही रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि क्या आप अपने देश को प्यार करते हो, तो यहाँ पे ते हो से आपको पता चला कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है यू है, तो यू के साथ डू लगता है, तो हम स्टार्टिंग में डू लिखेंगे, डू यू लव योर कंट्री। उसके बाद सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डिड जो है जो हमने हेल्पिंग वर्ब अपने पास से लगाया है वो बिगनिंग में आ जाएगा। शुरू में आप डिड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जिसमें डिड आ गया तो आप उसमें सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो यहाँ पे मैंने कहा क्या आपने कल एक चिट्ठी लिखी, तो कल की आप कोई भी बात करोगे वो सिंपल पास्ट में होगी। तो यहाँ पे डिड विल बी इन द बिगनिंग। डिड यू राइट, यहाँ पे रोट नहीं लिखना है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। डिड यू राइट अ लेटर येस्टरडे, पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है कि क्या आपने कल चिट्ठी लिखी। अब फ्यूचर जो है, फ्यूचर में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विल या शैल है वो शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या अध्यापक नया पाठ पढ़ाएगा, तो यहाँ पे विल स्टार्ट में आ गया क्योंकि टीचर एक है तो हम उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल लगाएंगे। विल द टीचर, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, पढ़ने की रीड और पढ़ाने की टीच। विल द टीचर टीच अ न्यू लेसन, क्या अध्यापक नया पाठ पढ़ाएगा।
तो आई होप कि ये सारे जो 3 टेंसेस हैं वो आपको समझ आ गए हैं। तो हम एक ही दिन में नहीं करेंगे, पहले आप इन तीनों को अच्छी तरह से समझोगे। जब ये आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे फिर हम नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस पे मूव करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ एंड में, तो आप एक्सरसाइज को आप वो घर पे बैठ के करोगे और कमेंट बॉक्स में अगर आपको उसमें कोई सेंटेंस नहीं आता बनाना तो मुझसे पूछोगे। और फिर वही बात कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं जा रही हूँ आपकी एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस लिखने। तो ये एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज के सेंटेंसेस हैं, आपने इनको घर पे करना है। तो सबसे पहले है धोबी ने कल कपड़े नहीं धोए। आपको बताना भी है कि ये कौन सा टेंस है और उसको इंग्लिश में लिखना भी है। हम नया पाठ पढ़ेंगे। क्या आपने अपनी फीस दे दी? माली पौधों को पानी देता है। चपरासी घंटी बजाएगा। अध्यापक मुझे डांटेगा। तो आपने इनके टेंसेस भी बताने हैं और साथ में इनको लिखना है। ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टेंस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।